पिछले एपिसोड में जब चिन वुयान लू के ऊपर अटैक करने वाला था तब सियाओ फान ने वहां पर आकर उसके अटैक से लू को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन ने अभी भी सीनियर सोंग को वहां पर घेर रखा था और वो अभी भी उसे अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इतने आसानी से उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इसका सामना कर रहा था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ और मिस यान भी यहाँ पर आ गए थे और वे तुरंत इसके ऊपर अटैक करके उसे रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई थी और वहीं सियाओ सीनियर सोंग से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तब इस पर सीनियर सोंग उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो और मैं चाहता हूं कि तुम भी यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना क्योंकि वो असल में हे हुआन सेक्टर की डीमन लेडी है। तभी हम देखते हैं कि जिन सियाओ को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है जिसके वजह से कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार देना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ के ऊपर इसके चार्म पावर का ज्यादा असर नहीं होता और कहता है कि तुम जरूरी फेमस ब्यूटीफुल लेडी जिन पिंगर होगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जिन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तब इस पर सियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि टियानिन टेम्पल और चिंगुन सेक्टर दोनों ही राइटर्स पाथ से हैं और इसीलिए अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो सबसे पहले मेरे साथ में फाइट करो। तब यह सुनकर जिन उससे पूछते हैं कि तुम चिंगुन सेक्टर के कौन से मास्टर हो। जिसके बाद सियाओ कहता है कि मैं कोई भी मास्टर नहीं हूँ बल्कि मैं तो चिंगुन सेक्टर के टोंगटियानपी का सियाओ इकाई हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उसे फेंसियांग वैली के मिस यान के बारे में भी बताता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिनको इन तीनों से ज्यादा डर नहीं लग रहा था और इसीलिए वो इनके सामने आते हुए कहती है कि तुम तीनों तो 3 सेक्टर से हो और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम में से कौन सा सेक्टर ट्रेजर को हासिल करेगा। लेकिन इस पर सियाओ कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम उस ट्रेजर को डीमन सेक्टर के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सोंग ने एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि अगर जिन इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो वो उसके अटैक से बचा सके। वहीं उधर हुआन भी ग्रैंडपा के साथ में आगे बढ़ते हुए कहीं पर आ गई थी जहाँ पर कि गांव भी इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके साथ में होता है। लेकिन वहीं ग्रैंडपा इतने टाइम से चलते हुए थक गया था और इसीलिए वो कहने लगता है मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भी अब ओल्ड हो गया हूँ क्योंकि इतने दूर चलने से ही मेरी सांस फूलने लगी है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी आ गया था जो ग्रैंडपा से कहता है कि क्या अभी भी तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम करते हो। तब इस आदमी को देखता है ग्रैंडपा हुआन से कहता है कि तुम यहाँ से थोड़ी दूरी बना लो और मैं जब तक तुम्हें ना बोलूं तुम यहाँ पर मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन यहाँ से नीचे उतरते हुए गिरने वाली थी लेकिन गाँव ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को देखते ही गाँव पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसीलिए हुआन उससे पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। लेकिन इस पर गाँव अभी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी ग्रैंडपा के साथ में अकेले में बात करने लगा था और फिर उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा एज के कैसे हो गए। तब इस पर ग्रैंडपा कहता है कि मैं कोई मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने वाला नहीं हूँ और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे डॉटर के बारे में सुना है। तब वो आदमी कहने लगता है कि जब हम जवान थे तब उस समय तुमने मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टार प्रेडिक्शन का यूज किया था। और इतनी बात कहने के बाद वो ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है। लेकिन इस पर ग्रैंडपा उससे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वो आदमी उससे कहने लगता है कि उस समय तुमने मेरे बारे में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात किया था और कहा था कि वे मेरे बच्चे और वाइफ को नुकसान करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर में मैंने अपने वाइफ को खो दिया और अब मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसके ऐसे बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वो आदमी से कहता है कि हम दोनों में से कोई भी ज्यादा टाइम के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला और इसीलिए आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे स्टार प्रेडिक्शन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। इसके अलावा मैंने उस समय जो भी कहा था वह तुम्हें एरोगेंट देखकर बोला था और मैंने जानबूझकर उस समय तुम्हें धोखा दिया था। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही वो आदमी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके जोर जोर से हंसने लगा था और इसीलिए इसे देख साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े दर्द में है। इसके बाद वो ग्रैंडपा से कहता है कि लाइफ बहुत ही जल्दी गुजर जाती है और इसीलिए कौन जानता है कि हम फिर से कब मिलेंगे। तब इस पर ग्रैंडपा उससे कहता है कि मैं तो बहुत ही अच्छे से जी रहा हूँ जबकि तुम्हारे तो यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हुआन भी यहाँ पर आ जाती है लेकिन असल में उसे भी इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। तब इस पर हुआन अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे वान रेनवांग बोल सकती हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि पास्ट मुझसे बहुत ही पीछे है इसीलिए अब मेरे पास में केवल सुंदर यादें ही बची हुई हैं। और फिर वो कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग खुद को ग्रेट समझते हैं लेकिन असल में अभी भी वे कुछ भी नहीं है। तब इस पर ग्रैंडपा कहता है कि तुम हर किसी को चेस का हिस्सा समझते हो जबकि तुम भी तो इस गेम का हिस्सा हो। इसके बाद अगले सीन में हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं जहाँ पर वो लेडी आदमी से कहती है कि सेक्ट मास्टर तो गुइली यानी कि सियाओ फान के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमें यहाँ पर उसे छुपा कर क्यों भेजा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि घोस्ट किंग ने बात करने के लिए उसे अपने पास में बुलाया था जहाँ पर उसने बताया था कि मैंने सियाओ फान को हेवनली बुक सिखाया था और शुरुआत में मैंने सोचा था कि उसे इसे मास्टर करने में कम से कम 30 साल जरूर लगेंगे लेकिन असल में उसकी एबिलिटी बहुत ही तेजी से डेवलप होने लगी और उसने केवल 10 साल में ही इस तरह
के बेसिक कल्टीवेशन को मास्टर कर लिया। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर इतना टैलेंटेड आदमी घोस्ट किंग सेक्टर को लीड करेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। लेकिन असल में इसके बाद भी उसे सियाओ फान के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है और इसीलिए उसने इन दोनों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लू अभी भी सियाओ फान का पीछा कर रही थी और उसी के साथ वो इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रही होती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो फिर से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि लू से सामने से घेर लेती है और उसी के साथ उसने इसके गर्दन के ऊपर अपने तलवार को रख दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान अब इसके बारे में कुछ भी नहीं करता और वो बिल्कुल चुपचाप इसके सामने रुक गया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह से बहुत सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर यहीं से सामने आएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर से वेव निकल कर यहाँ से काफी दूर तक जा रही थी और इसीलिए इसके बारे में पता चलते ही जिन तुरंत उसके तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि शायद यह चीज ट्रेजर के प्रकट होने की निशानी है और इसीलिए हम देखते हैं कि वे भी तुरंत उसके तरफ जाने लगे थे। वहीं उधर जिंगी और बाकी लोग भी इस गोल्डन लाइट की तरफ जाने लगे थे, जहाँ पर जिंग कहने लगता है कि इसका गोल्डन लाइट तो पहले से काफी चमकीला है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ट्रेजर अब प्रकट होने वाला है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि ली अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। वहीं उधर हुआन और ग्रैंडपा भी इस नजारे को देख रहे थे, लेकिन असल में ग्रैंडपा किसी वजह से उदास हो गया था और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी एक जगह पर बैठकर इस नजारे को देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ फान के ऊपर आकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ फान अभी उसे यहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। फिर सियाओ फान लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इस पर लू से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो इसके साथ में बिताए हुए हर एक पल को याद करने लगता है, क्योंकि लू किसी भी कंडीशन में उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती थी और वो अपने जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेती थी। इसीलिए अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके सियाओ फान भी इस बात से उदास हो गया था और फिर वो लू से कहता है कि आज से 10 साल पहले यूजिंग हॉल में तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को रिस्क में क्यों डाल दिया था। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर लू भी उदास होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी पहले के जैसे सियाओ फान हो, क्योंकि सियाओ फान ने भी उसे किसी भी कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ा था और इसीलिए वो जब कभी भी किसी खतरे में होती थी तो सियाओ फान उसे बचाने के लिए सामने आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लू इसके साथ में बिताए हुए पलों के बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी और फिर वो सियाओ फान से कहती है कि प्लीज तुम वापस आ जाओ। लेकिन इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मैंने काफी टाइम से इस नाम का यूज नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लू इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तब इसे देख सियाओ फान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तब इस पर लू भी सियाओ फान से कहती है कि हाँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास में मुझे मारने के लिए चांस हो तो उस समय तुम मुझे मार देना। अब इतनी बात कहने के बाद लू तुरंत यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी सियाओ फान के कंधे पर आकर बैठ गया था। जिसके बाद सियाओ फान उदास होते हुए कहता है कि मैं अब वहाँ पर वापस नहीं जा सकता और फिर वो लिटिल मंकी से पूछता है कि मैंने सही कहा ना। वहीं उधर वो लेडी और आदमी भी गोल्डन लाइट के ऊपर नजर रखे होते हैं, जहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि अगर गोल्डन लाइट अपीयर हुई है तो फिर उसमें से येलो बर्ड भी बाहर जरूर आएगी। इसके बाद वो बात करने लगती है कि वो असल में एक एंशिएंट मिथिकल क्रिएचर है जिसे कि 9 हेवंस स्पिरिचुअल बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो आदमी से पूछती है कि क्या हम उसका सामना कर पाएंगे। तब इस पर आदमी कहता है कि इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय ल्यूबो माउंटेन ईस्ट सी में सेक्ट मास्टर ने ड्रैगन ट्रैप पगोड़ा का यूज किया था और इस तरह से उन्होंने कुई ऑक्स को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। इसीलिए उसे यकीन है कि 4 ब्लड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा पावर है, जिसका यूज करके वे इसका सामना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तब इस पर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे भी पता है कि सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि 4 ब्लड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बहुत ही क्रूएल है। लेकिन ऐसी बात सुनते ही वो आदमी से इसके बारे में बात करने से मना कर देता है और कहता है कि इस मैटर के बारे में कमेंट करने का हमारे पास में कोई भी अधिकार नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी भी अब इसकी बात सुनकर शांत हो जाती है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि बियाओ के डेथ के बाद से सेक्ट मास्टर पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और इसीलिए उनके फॉलोअर के रूप में हमें उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लेडी भी इसके लिए मान गई थी और फिर वे इसी तरह से गोल्डन लाइट के ऊपर नजर रखने लगे थे। वहीं उधर जिन भी काफी तेजी से गोल्डन लाइट की तरफ जा रही थी, जहाँ पर कि सियाओ और उसके बाकी साथी भी उसी के पीछे लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर फिशमैन के ग्रुप के ऊपर जाती है और वे भी काफी तेजी से उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देख जिन समझ जाती है कि वे भी ट्रेजर को हासिल करने के लिए जा रहे हैं और फिर वो अचानक से इनके ऊपर अटैक करके इनमें से कुछ फिशमैन को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनका लीडर काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन असल में उसे जिन के अटैक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जब वो सियाओ और उसके साथियों को इधर आता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया है, इसीलिए उसने अपने पावर से अटैक करके इनको आगे जाने से रोक दिया था और अब इस तरह से भी इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं और कहने लगता है कि जो कोई भी ट्रेजर को लेने की कोशिश करेगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिशमैन चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे, जिसे देख अब सीनियर सोंग ने भी अपने बैरियर को क्रिएट कर
लिया था। लेकिन वहीं उधर जिन अब इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि इस तरह से उसने इनको यहाँ पर फंसा दिया था। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी आगे बढ़ते हुए जंगल में काफी दूर आ गया था, लेकिन उस समय यहाँ पर इसे कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आता और इसीलिए वो कहने लगता है कि यह तो काफी अजीब बात है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों को देख काफी हैरान होने लगा था और कहने लगता है कि इनका एज कम से कम सैकड़ों साल जरूर होगा। मगर तभी इसी वक्त उसे यहाँ पर एक वुडन वॉल दिखाई देती है, जिसे देख अब सियाओ फान और भी ज्यादा हैरान होने लगा था क्योंकि यह वुडन वॉल सच में काफी लंबी होती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में डाउट होने लगा था और वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की वुडन वॉल क्यों है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में आता है कि कहीं इसके ऊपर कुछ तो नहीं है। अब इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वुडन वॉल तो असल में ट्री का रूट है। और अब इसके बारे में जानकर वह काफी हैरान हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस ट्री को चेक करने के लिए डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए इसके तरफ जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वह ट्री तो सच में बहुत ही लंबा है क्योंकि वह काफी हाइट तक गया हुआ था। इसीलिए सियाओ फान भी इसके बारे में पता लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है और फिर आखिरकार वो इस ट्री के एक ऐसे हिस्से के पास में आ गया था जहाँ पर कि वो हिस्सा बाकी ट्री से पूरी तरह अलग होता है। और इसके अलावा सियाओ फान को यहाँ पर किसी पावर की और भी नजर आ रही थी। इसके बाद सियाओ फान लिटिल मंकी को भी नीचे उतार देता है और फिर वो इसे देखते हुए कहता है कि कहीं वो ट्रेजर इस ट्री के टॉप पर तो नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सियाओ फान यहाँ से ट्रेजर को खोज पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।